ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयुर्यानं नमो वच्छायानं नमो दोये सवसाहुनम्। ओके, एक और मैसेज डाल दीजिए ताकि बाकी के लोग भी ज्वाइन कर ले। मितेश जी, आपके साथ आप 2 लोग हो, राइट? हाँ सर, माय वाइफ इज देयर। उनका एक्चुअली बैच 1:30 to 3:30 है, बट वो अटेंड नहीं कर पा रही है, तो आज No issue. she has heard your previous 1 or 2 lectures also. So वो ये वाले इसमें कंटिन्यू करना चाहेंगे कि 1:30 वाले में? ये वाले सुबह वाले में, वो 1:30 उनको नहीं जम रहा। परफेक्ट, कोई इशू नहीं है। तो उनकी जो डिटेल्स है ना वो मुझे भेज दीजिएगा, तो मैं वो बात करके उनको ये वाले बैच में ट्रांसफर करा दूंगा। थैंक यू। आपने मितेश जी इसके पहले सब ऑनलाइन सुने हैं, क्योंकि क्लास में तो आप थे नहीं ना? मैंने सिर्फ कल वाला ही सुन पा रहा हूँ, मतलब सुना है, तो पहले का नहीं सुना। ओके, तो पहले के भी आप सुन लीजिएगा। और बाकी के क्लासेस भी आप अटेंड कर पा रहे हैं? मैं सुबह वाला क्लास अटेंड कर रहा हूँ, तो अध्यात्म से लेते 7 से 8:30 बजे। उसकी कोई मैंने अटेंड नहीं। ठीक है, परफेक्ट। कल की क्लास के पॉइंट्स कौन, कोई रिवीजन कौन कराना चाहेगा? मैं बताऊं? हाँ जी। तो कल हमने स्टार्ट किया था कि रात्रि भोजन करना चाहिए, और ये थोड़े पॉइंट्स बताए थे। फिर हम लोगों ने गतियों के बारे में बताया था कि किस मतलब कितनी गतियाँ होती है और किन भावों करके कौन सी गति प्राप्त कर सकते हैं, और एक गति में से दूसरे गति में मतलब कौन सी गति में जा सकते हैं, कौन सी गति में मतलब जाने की ये होती संभावना होती है। और फिर हम लोगों ने गुणों के बारे में बात की। तो मतलब तो सभी द्रव्यों के जो 6 सामान्य गुण होते हैं, द्रव्यत्व, अस्तित्व, वस्तुत्व और अपूर्णत्व। और हाँ, बस मैंने इतना ही लिखा। ओके, पानी खाने की विधि पे भी थोड़ा डिस्कशन किया था हम लोगों ने कि फिल्टर वगैरह क्यों नहीं यूज करना चाहिए, और पानी सही विधि क्या है। सॉरी मैंने आपकी लास्ट लाइन मिस कर दी, दोबारा से बोलेंगे एक बार? तो हम लोगों ने एक प्रश्न था कि फिल्टर क्यों नहीं फिल्टर यूज किया जा सकता है या नहीं, क्योंकि उसमें पानी फिल्टर होता है। तो हम लोग ने जाना कि उसमें क्या क्या हो सकता है, मतलब गलतियां हो सकती है। ओके, ठीक है। और कोई पॉइंट जो मिस किया हो? पल्लवी जी, मृदु जी? हाँ जी सर, हमने इंद्रियों के बारे में डिस्कस किया था, और फिर चिन्ह के बारे में, जैसे चिन्ह अरिहंतों के ही होते हैं
और तीर्थंकरों के तो 1008 शुभ चिन्ह होते हैं। फिर हमने अच्छे अच्छे अध्यापकों की जरूरत क्यों है उसके 3 पॉइंट देखे थे कि बच्चों के मन में जिज्ञासा जागृत हो, फिर उनको बेसिक तत्व ज्ञान दे और सदाचार और नैतिक जीवन जीने की कला सिखाए। और फिर हमने 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट देखे थे अध्यापक होने में, वो व्यवस्थित वैज्ञानिक विधि और तत्संबंधी कार्य कुशलता होनी चाहिए। फिर 3 मेन एलिमेंट्स अध्यापक, छात्र और विषय, ये देखे थे। और फिर 9 पॉइंट्स अच्छे अध्यापक के लिए और 16 सोपान। 16 सोपान आज देखने थे हमको डिटेल में। यस, 16 सोपान सब लोग याद थे क्या है? सब कोशिश की थी पर इतना याद नहीं। ये एक्सेप्टेबल नहीं है। चलिए एक बार ट्राई करते हैं। 16 सोपान को बिना देखे कौन बोलने की कोशिश करना चाहेगा? एनीवन? अभूति जी? कोई भी नहीं? 16 सोपान रट्टा होने चाहिए। उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि जब वो प्रोसेस अगर आपको याद नहीं होगा तो आप उसको फॉलो कैसे करोगे? आज की क्लास में ना मैं आपको वो याद करवाता हूँ। चलो, आप में से कोई भी एक जन रीड करना चाहेगा? हाँ जी। पढ़ाई जाने वाली पद्धति में प्रयुक्त सोपान: बोर्ड कार्य, पूर्व पाठ मूल्यांकन, प्रश्नोत्तर, उद्देश्य कथन, आदर्श वाचन। सर आदर्श वाचन उसके नीचे का भी पढ़ूं? हाँ जी। संवाद शैली, गद्य शैली, पद्य शैली, अनुकरण वाचन, व्याख्या, समानार्थ विवेचन, मूल्यांकन, संवाद, स्पष्टीकरण, विचार विश्लेषण, मूल्यांकन, संवाद, स्पष्टीकरण, पारिभाषिक विचार विश्लेषण, भावभाषण, परक विचार विश्लेषण, जीवनोपयोगी विचार विश्लेषण, प्रश्नोत्तर, बोधगम्य प्रश्नोत्तर, वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर, पारिभाषिक वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर, भावभाषण परक वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर, जीवनोपयोगी वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर, मूल्यांकन प्रश्नोत्तर, समापन मूल्यांकन, पूर्व पाठ मूल्यांकन, सारांश कथन, समापन गृह कार्य। सर ये वाले कल उन्होंने बताया कि इसमें थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई थी। इसमें 11 वाला आधार परिचय रह गया, ये 11 है ऐसे। इसके अंदर एक सेकेंड। हाँ कल जी, की क्लास में बताया था उन्होंने। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। एक आधार परिचय इसमें नहीं हुआ है, जो डिटेल में लिखा है पर इसमें नहीं लिखा है ऐसे। हाँ जी, तो वो जो आधार परिचय है ना, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बालबोध प्रशिक्षण वो यूजफुल नहीं होता है, प्रवेशिका प्रशिक्षण में यूजफुल आता है। ओके, ये सीक्वेंस के पीछे का ना एक लॉजिक समझो तो आपको सबसे इजी हो जाएगा इसको। ठीक है,
आप लोग कभी भी कोई भी आपको आपके स्कूल डेज याद है? आपके स्कूल के अंदर जाते थे तो आपको ब्लैक बोर्ड दिखता था? हाँ जी, हाँ सर। ब्लैक बोर्ड का ब्लैक बोर्ड कैसा होता था? उसके क्या लिखा हुआ होता था ब्लैक बोर्ड पे, कोई बताना चाहेगा? एक साइड में एक डेट मेंशन होती थी, बीच में एक वर्ब मेंशन होता था, फिर एक साइड में अटेंडेंस का एक थोड़ा लिखा हुआ रहता था, और मतलब जो विषय पहले चलने वाला था उसका लिखा रहता था कि इंग्लिश है, और फिर आके उसमें जो भी उनका काम चालू करना था फिर चालू करते थे। ऐसे ही होता था? हाँ, अब इसको पता है क्या बोलते हैं? बोर्ड कार्य। एग्जैक्टली। तो जब आप क्लास में जाते हो तो आपको ऑलरेडी रेडी मिलता था कि आपको करना पड़ता था? रेडी मिलता था। रेडी कौन देता था? क्लास मॉनिटर। मॉनिटर रेडी किया करते थे। सॉरी, मॉनिटर। नॉर्मली मॉनिटर करते थे, वो तो कहना टीचर्स आलसी थे इसलिए मॉनिटर को बोल दिया था। ओरिजिनली वो टीचर का काम है। सो दिस इज अ प्री प्रिपरेशन ऑफ द क्लास। क्लास में जाने से पहले ये, उसके पहले ये चीज रेडी होनी चाहिए, ठीक है? फिर आप क्लास में जाओगे तो उसके बाद क्या होएगा? आज अपन ने क्लास स्टार्ट करने से पहले मैंने क्या किया? पहले नहीं, सॉरी, मंगलाचरण किया और फिर पहले के पार्ट का समरी किया। यस। और उसके बाद 16 के 11 के। हाँ, होमवर्क चेक किया। हाँ। ध्यान में आया सीक्वेंस? चल, और यदि ये पहला क्लास होता तो मैं ये करता। वो मैंने क्या किया था पहले क्लास में? इंट्रोडक्शन। हाँ, और इंट्रोडक्शन में मैंने क्या पूछा था? सबके नाम और स्तर क्या है, मतलब क्या करके आए हैं। एग्जैक्टली, आपको कितना आता है, क्या आता है। सो बेसिकली मैंने स्टार्टिंग में क्या किया? यदि मेरा पहला क्लास होता है, फर्स्ट क्लास है, तो मैं स्टार्टिंग में ही ये आइडेंटिफाई करके समझता हूँ कि आप लोगों को कितना समझ में आता है, आप कौन से लेवल पे हो। एम आई राइट? बराबर। एंड यदि आपका ये फर्स्ट क्लास नहीं है तो मैं ये चेक करता हूँ कि भाई मैंने लास्ट क्लास में जो आपको पढ़ाया था, समझाया था, आपको वो चीजें याद है कि नहीं है। और उसके साथ साथ मैं ये भी चेक करता हूँ कि आपने होमवर्क किया कि नहीं किया। ठीक है? अब एक बार स्टेब्लिश हो गया कि मुझे कहाँ से पिकअप करना है, आज का कंटेंट कहाँ से स्टार्ट करना है, ये पता चल गया। अब उसके बाद क्या होएगा? उसके बाद नया विषय कर सकते। उसके बाद ये होता है, एक सेकेंड। अभी मैंने समझो आपको पहले से ही बता दिया है, ये चीज मैंने आपको पहले से दी हुई है, तो आपको पता है कौन से डेट को क्या पढ़ाई होने वाली है, राइट? तो इसलिए आज की डेट में मैंने आपको बताया नहीं कि आज मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ। लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि ये वाला जो चार्ट होता है ना, ये वाला चार्ट
एज अ टीचर ये आपके पास रहता है, आप स्टूडेंट्स को नहीं देते हो। आपके स्कूल में आपको ऐसा ध्यान है क्या कि आपकी टीचर ने बता दिया हो कि कौन से डेट को कौन सी चीज वो पढ़ाएंगी? नहीं, राइट? तो वो क्या कहती थी क्लास में आके? आज क्या पढ़ाना है उसके बारे में बता देते। एग्जैक्टली तो आज की क्लास का क्या ऑब्जेक्टिव है, आज की क्लास का क्या उद्देश्य है, वो बताते हैं। ठीक है, अब ये जो उद्देश्य कथन होता है, इसके अंदर आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो भी बता दिया जाता है। ठीक है, हेलो, हाँ ठीक हाँ है। जी। चलिए उसके बाद आप क्या करोगे? अब मैंने बोल दिया कि आज ये टॉपिक पढ़ना है, तो अब क्योंकि जैसे कि आप लोग भी कई बार बोलते हो ना कि सर हम लोग पढ़ के नहीं आए, तो मैं क्या करता हूँ, पढ़ाते हो, फिर क्लास में एक जन पढ़ सकता है। क्या रीड करते हैं उसको। अब जैसे कि आपको पता है नमो का मंत्र वाली क्लास, उसके अंदर फिर मैंने आपको बताया था ना कि उसको कैसे सही तरीके से रीड करते हैं, कहाँ पे पॉज देना है, कहाँ पे कैसे करना है। तो वैसे ही यहाँ पे भी यदि आप देखोगे तो यही पैटर्न है कि आप पहले रीड करवाते हो, जब आप रीडिंग कराओगे तो उसके अंदर 3 टाइप की शैली होती है। या तो वो एक या तो वो 2 लोगों के बीच का कम्युनिकेशन होएगा, डिस्कशन होएगा, जैसे राम और श्याम। तो आप जैसे कि गतियों वाला चैप्टर देखोगे तो उसमें कैसे है, 2 लोग हैं जो आपस में बातचीत कर रहे हैं, राइट? उसके बाद गद्य शैली होती है और पद्य शैली होती है। गद्य शैली मतलब आपका क्या प्रोज की पोयम्स। प्रोज वैसे पोयम और प्रोज एक ही चीज होती है ना? प्रोज इज लाइक पूरा लिखा हुआ, और पोएम मतलब कविता या ऐसा कोई सॉन्ग वगैरह। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो वैसे गद्य का मतलब होता है लिखा हुआ पैराग्राफ फॉर्मेट में, पद्य का मतलब होता है कि जिसको आप गा सकते हो कविता के रूप में। ठीक है, सो ये 3 फॉर्म में वो चीज लिखी हुई और आप उनको पढ़ के बताएंगे। कौन पढ़ता है यहाँ पे? पहले एक बार स्टूडेंट्स को भी बोल सकते हैं पढ़ने के लिए, अगर अभी क्या है ना, आप सब लोग बड़े बच्चे, इसलिए आपको मैं स्टार्टिंग में बोल सकता हूँ, लेकिन वो जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उन सबका आप बोलोगे तो उनको पता ही नहीं है। तो आपको पहले उनको दिखाना पड़ेगा, फिर उसके बाद आप उनको बोलेंगे कि बच्चों अब आप भी ऐसे ही पढ़ो। तो उसको बोलते हैं क्या? अनुकरण वाचन। अनुकरण मतलब जैसे मैंने पढ़ा है आप सभी को वैसे ही पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद आता है व्याख्या। व्याख्या मतलब उसकी एक्सप्लेनेशन। अभी आप देख रहे हो ना, यहाँ पे लॉजिकल सीक्वेंस दिखाई दे रहा है। बराबर। अभी आपको यहां तक याद हो गया? हो गया। चलिए मितेश जी बिना देखे बताइए सीक्वेंस। मूल कार्य, फिर उद्देश्य वांचन, फिर जो 3 शैली में बोलना है, गद्य, पद्य और संवाद शैली, फिर उसका अनुकरण वांचन, और फिर उसकी व्याख्या। अभी आपने इसमें कुछ कुछ बीच में स्टेप्स खा गए। पूर्व पाठ। आपकी वाइफ से पूछो।
पूर्व पाठ मूल्यांकन और प्रश्नोत्तर रह गया। पूर्व पाठ मूल्यांकन और प्रश्नोत्तर, प्रश्नोत्तर किधर है स्टार्टिंग में? यहाँ पे तो नहीं है। पूर्व पाठ मूल्यांकन प्रश्नोत्तर। हाँ, और होमवर्क चेकिंग। हाँ, वो इसमें नहीं। और अगर पहली क्लास होगी तो पहली क्लास होगी तो इंट्रोडक्शन देना है, स्टूडेंट्स का इंट्रोडक्शन देना है और उन्होंने कितना स्तर किया है वो। ठीक है। चलिए, राजवीर जी आप ट्राई करेंगे बिना देखे बताने का सीक्वेंस यहाँ तक? बिना मेरे पढ़े बताना है। मेरे पास बुक नहीं है सर। हाँ तो अच्छी बात है ना। नहीं, लेकिन मेरा अभ्यास ही नहीं हो रहा ना, बुक नहीं तो। आपको मैंने सॉफ्ट कॉपी भेजी थी राइट? वो कॉपी तो देखती थी मैं। हाँ। कल रात तो मैंने किया था थोड़ा बहुत। अरे तो अब उसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, एक बार ट्राई कीजिए, आजू बाजू में कहीं पे होएगा कोई दुकान में। हो सर, आज करके लाती हूँ। ठीक है। पल्लवी जी। जी सर। बोर्ड कार्य, पूर्व पाठ मूल्यांकन, प्रश्नोत्तर। यदि पहला क्लास है तो फिर इंट्रोडक्शन लेंगे। फिर थर्ड पॉइंट है उद्देश्य कथन। फिर आदर्श वाचन, उसमें 3 टाइप्स होंगे, संवाद शैली, गद्य और पद्य शैली। फिर अनुकरण वाचन होगा सर। उसके बाद आ, टाटा बाय अनुकरण बाय। नहीं, फिर एक्सप्लेनेशन, विवेचन, व्याख्या उसके बाद बताई थी। 3 टाइप्स की व्याख्या, 3 सब डिविजन थे उसमें। एक तो सामान्य विवेचन और एक विचार विश्लेषण। सर आगे याद नहीं है मुझे। ठीक है, यहाँ तक याद हो गया सबको? हाँ जी। ठीक है। अब समझना, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन तो कर दिया है, अब वो एक्सप्लेनेशन के सब कैटेगरीज को भी छोड़ दो। ठीक है, एक्सप्लेन कर दिया, अब उसके बाद क्या होएगा? आपको ध्यान है मेरी क्लास का एक नियम, किस किस को पता है? अवभूति जी बताओ। सर अगर हमने आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा तो फिर इसका मतलब कि आप कुछ भी पूछ सकते हैं, हमको सब आता है। एग्जैक्टली तो अब यहाँ पे क्या किया उनने, अब उसका एक्सप्लेन करने के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है क्या? प्रश्नोत्तर। प्रश्नोत्तर। अब प्रश्नोत्तर से आप 2 चीजें करते हो, क्या? सबको समझ। मैं आपसे पूछता हूँ ना कोई भी चीज समझाने के बाद, आपसे सवाल जवाब करता हूँ, तो क्या होता है, आपको क्लैरिटी आती है। तो जो मैंने समझाया है वो आपको कितना समझ में आई है, मुझे समझ में आता है, और आप लोगों को जो समझ में नहीं आया है वो भी आपको भी समझ में आ जाता है। तो समझाने के बाद प्रश्नोत्तर। ठीक है, प्रश्नोत्तर के बाद हम लोग क्लास एंड करने से पहले क्या करते हैं? समरी। आज की क्लास में क्या क्या सीखा, समरी, राइट? और उसके बाद लास्ट में हम क्या करते हैं कि आज हमने ये अनाउंस करते हैं कि आज हमने इतना पढ़ लिया है, अब इसके आगे का हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, और एक और चीज करते हैं, होमवर्क देते। एग्जैक्टली वैसे तो मैं होमवर्क बीच बीच में देते ही जाता हूँ, लेकिन एंडिंग में ना आज के दिन का क्या क्या होमवर्क है ना सब रिपीट टेलीकास्ट होता है कि नहीं? होता है। ताकि कोई मिस नहीं करता। अब ये सीक्वेंस आपको मेरी डेली की क्लास में दिखाई देगा? हाँ, हाँ जी। होता है कि नहीं होता है? होता है। अब आपको ये याद हो गई पूरे 16 सोपान?
हाँ चलो बस। किताब को मत देखो, इधर देखो सब लोग, चलो इधर देखो। अब मेरे को बताओ कि मैंने क्लास स्टार्ट किया, मैंने अब आपको बता दिया कि आज हम ये टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। अब उसके बाद मैं क्या करूंगा? पूर्व का वो मूल्यांकन और होमवर्क चेकिंग। नहीं, मैं उसके पहले क्या करूंगा नहीं पूछा है मैंने, उसके बाद सॉरी हाँ मैंने ये पूछा था ना, उसके पहले क्या करूंगा? बाद में। अच्छा उसके बाद में। तो अगर मैंने आदर्श उद्देश्य को मैंने आपको बता दिया कि आज हम ये पढ़ने वाले हैं, अब उसके बाद में क्या करेंगे? आदर्श वांचन। भाई वो पढ़ेंगे ना। हम्म, अब मेरे को एक लॉजिक बताओ कि इसको होमवर्क चेकिंग के बाद क्यों रखा है, पहले रखना चाहिए ना। नहीं, होमवर्क चेकिंग तो पहले का क्लास का होता है ना, तो पहले जो अब तक हो चुका है उसके बारे में, मतलब कि काम सब कुछ हो चुका है बराबर के नहीं, और फिर नया स्टार्ट कर। तो ऐसा क्यों? कितना याद, पहले हमको हाँ कितना याद रहता है वो देखती हूँ। फिर देखिए एक ये है, आगे बढ़ सकते। देख नहीं जाना तो पता नहीं चले। एक और। हाँ मधु जी बताइए। हाँ नहीं, मैं भी यही कह रही थी कि पहले इसलिए कि ये तो पता हो कि कल का याद है कि नहीं, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं। अब चलो मैं बोलता हूँ कि कल का याद नहीं है, फिर तो फिर आप हमारे से ही बात करके निकलवाएंगे कि किससे, तो कि क्या कल किया था, सो दैट सॉरी दिमाग में आ जाए। आपकी आवाज क्लियर नहीं थी, दोबारा से बोलिए। मैंने कहा अगर ऐसे लगता है याद नहीं है तो आप, किसी एक को याद नहीं तो आप किसी और से पूछ के या हमारे से ही निकलवाएंगे कि कल क्या हुआ था। चलो अब किसी को भी याद नहीं है, फिर क्या करूँ? तो फिर आप दोबारा पढ़ाएंगे। एग्जैक्टली अगर मैंने आपको पहले ही अनाउंस कर दिया कि आज मैं आगे के चैप्टर्स पढ़ाने वाला हूँ, और फिर मैंने आपसे होमवर्क चेक किया और रियलाइज किया कि पहले का तो सब भूल ही गए हैं, तो मैं क्या आगे का चैप्टर पढ़ा पाऊंगा जो मैंने अनाउंस किया है? नहीं। तो इसलिए पहले चेक करना पड़ेगा कि कल जो समझा तो समझ में आया है कि नहीं आया है, उसके बाद ही तो मैं आगे का चैप्टर पढ़ा सकता हूँ। तो जो मैं आज की क्लास में क्या पढ़ाने वाला हूँ वो उसके बाद ही अनाउंस कर सकता हूँ ना, पहले तो नहीं। बराबर। लॉजिकल रीजन है, समझ में आ रहा है? हाँ। ठीक है चलिए। उसके बाद अब मैंने बोला कि मैं ये पढ़ाने वाला हूँ, तो आप क्या बोलोगे सर को? सर ये पढ़ाने वाले हो ना, तो पढ़ाओ। अरे पढ़ाओ ना, अनाउंस करके छोड़ने से थोड़ी ना होता है, पढ़ाओ भी तो सही। तो जब आप पढ़ाओगे तो सबसे पहला स्टेप क्या होएगा? कंटेंट को रीड कीजिए, फिर एक्सप्लेन कीजिए। बराबर। ठीक है। अब और भूति जी बिना देखे स्टार्टिंग से सीक्वेंस बताओ। बोर्ड कार्य, पूर्व पाठ मूल्यांकन, उद्देश्य कथन, हाँ वाचन, अनुकरण वाचन, कौन सा वाचन? वो 3 गद्य, पद्य और संवाद में। हाँ उसके बाद? अनुकरण वाचन, हाँ फिर? व्याख्या, हाँ अरे उसके बाद मैं क्या करता हूँ? फिर गृह कार्य,
फिर मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ और छुट्टी। अभी मैं क्या कर रहा हूँ? हाँ पूछना। इसको क्या बोलते हैं? चलो नुपुर जी से पूछते हैं। नुपुर जी। हाँ सर, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। 16 सोपान सीक्वेंस में याद है? सर मेन वाले याद है, वो जो सब कैटेगरीज थे वो याद नहीं है। चलेगा, चलो बताओ। बोर्ड कार्य, पूर्व पाठ मूल्यांकन, उद्देश्य कथन, हाँ आदर्श वाचन एंड उसके बाद अनुसरण वाचन, हाँ उसके बाद व्याख्या, फिर हाँ प्रश्नोत्तर, हाँ प्रश्नोत्तर के बाद उसको क्या बोलते हैं, कंक्लूजन समरी, हाँ। which is एंड उसके बाद समापन एंड गृह कार्य। परफेक्ट। आपको एक ऐसे याद हुआ? सर एक्चुअली मैं बचपन में लेटर्स बनाती थी, तो मैंने कुछ लेटर्स बनाए हैं अपने लिए उसका शॉर्ट फॉर्म। तो ये ऐसे चीटिंग नहीं चलेगा, सबको बताना पड़ेगा। सर सो इट्स फनी बट बोर्ड कार्य और पूर्व मूल्यांकन का बोपू उसके बाद उद्देश्य कथन, आदर्श वाचन और अनुकरण वाचन का उ आ अ विच इज द वॉवल्स। फिर व्याख्या और प्रश्नोत्तर का व्याप्र, एंड देन लास्ट 3 है सारांश कथन, समापन और गृह कार्य उसका सासग्र। सो ठीक। बापू, उआ अ, व्याप्र एंड सासग्र, ऐसे याद करा हुआ है मैंने। चलिए, बहुत अच्छा तरीका है ये। हाँ अब इसका मैंने अभी रिकॉर्डिंग चेक करना है, इसको मैंने और एक तरीका बताया इजीली जो आपको याद रहेगा। आपको है तो सर। बहुत अच्छे से याद रहना चाहिए, 5 साल से यही फॉर्मेट में तो आप सीख रहे हो। हाँ ठीक है, और कोई ट्राई करना चाहेगा? हाँ मधु जी। हाँ जी, तो ये सीक्वेंस होगा सोपान का कि बोर्ड कार्य किया, फिर उसके बाद हमने पिछले लेसन का पूर्व कार्य मूल्यांकन किया, ठीक है। और फिर उसके बाद हमने आज के लिए उद्देश्य क्या है वो बोला, ठीक है। और फिर उसके बाद हमने उसको रीड किया। तो हाँ। वो संवाद शैली में है तो संवाद में, पद्य में है तो पद्य में, गद्य में है तो गद्य में। फिर उसका अनुकरण करवाया बच्चों से, प्रेफरेबली एक एक करके, कि हम उनकी त्रुटियां बताते जाएं, और उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन, व्याख्या, हाँ। कि उसके बाद बच्चों का कॉम्प्रिहेंशन कितना हुआ है उसके लिए प्रश्नोत्तर, हाँ। और उसके बाद फिर हम समराइज कर सकते हैं उसको या करवा सकते हैं, और फिर समापन, फिर गृह कार्य कोई देना है तो ये। देखो कितना इजी था। अब बोलो, मैंने तो पढ़ के बताया, याद नहीं था। नहीं, मैंने पढ़ के नहीं बताया। दिस इज एकदम लॉजिकल सीक्वेंस, सो आई थिंक है इजी। चलो सब लोग तालियां बजाओ, आप सब लोग टीचर बन गए हो। आज की क्लास यही पे हम समाप्त करते हैं, मेरा काम खत्म। चलेगा? मेरे को भी बहुत नींद आ रही है, सुबह सुबह ना 5 बजे की क्लास ना बहुत भारी पड़ती है ना। बाप रे बाप, कितने लोग हंस दिए। मितेश जी, अब ये मत बोलना कि सर स्टार्टिंग के 2-3 दिन तो हम लोग ने इसलिए ज्वाइन नहीं किया था। हाँ सर, वो इज द रीजन। टेंशन मत लो, मैं भी एक क्लास चालू होने के 1 हफ्ते पहले से प्रैक्टिस कर रहा सुबह उठने की।
चलिए इसके बाद एक काम करते हैं, एक बार आप में से कोई भी एक इंसान रीड कर लीजिए। कहाँ से रीड करना है? पेज नंबर 8 से। अच्छा, इसके अंदर एक और पॉइंट आता है और वो होता है क्या? आधार परिचय। सो नॉर्मली आधार परिचय जो होता है वो आदर्श वाचन के पहले आता है। तो वहां पे क्या किया जाता है कि जो वित्तीय विज्ञान जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे नोटिस करेंगे कि हर एक चैप्टर को जो बताया है वो कोई ना कोई आधार से वो चैप्टर लिखा गया है। तो उसके अंदर कौन सी किताब के आधार से, कौन से लेखक है, क्या है, तो वो एक बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन दिया जाता है। तो वो चीज वहां पे एप्लीकेबल है। बालबोध में वो चीज है ही नहीं, इसलिए वो एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, सर वो कल जो जनरल कॉमन क्लास अटेंड की थी उसमें बोला था वो आधार परिचय आई थिंक आगे डिटेल्स में इसमें इंक्लूडेड है बट आगे वाली लिस्ट में नहीं है। तो उसको इसमें इंक्लूड करना है या परिभाषा में इंक्लूड करना है? यहाँ पे इंक्लूड करना है। ये जो लिस्ट है ना, सीक्वेंस है ना, इसी में इंक्लूड होगा। अच्छा, ओके। मैं एक चीज चेक कर रहा हूँ, अगर मेरा डाउट सही हुआ तो मैं आप लोगों को मजे दिला दूंगा। परफेक्ट। चलो एक सेकेंड में आपको बता देता हूँ। मैंने यहाँ पे ये लिस्ट में ये एक भेजी हुई है, ये वाला लिंक दिखाई दिया आप सब लोगों को? इस लिंक पे आप क्लिक करोगे तो जो फाइल ओपन होती है वो फाइल के अंदर ये मिस्टेक नहीं है। ये वाली फाइल ओपन होगी जिसमें आधार परिचय इधर दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे ये अध्यापक कथन करके भी कुछ लिखा हुआ है, वो क्या होता है वो भी हम देखेंगे। सर ये तो पारिभाषिक शब्द में ही है ना? हाँ, अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या सीन है। सीन ऐसा है कि एक मिनट, सीन ऐसा है कि ये 16 जो अपन ने बोला कि 16 सोपान, तो वो 16 सोपान ये है, दिखाई दे रहा है? अब ये 16 सोपान के अंदर क्या है ना, बीच बीच में कुछ कुछ पॉइंटर्स थे जो कि पढ़ाने के टाइम पे हमेशा यूज नहीं होते थे। जैसे कि सामग्री हो गया है, दिखाई दे रहा है? तो उस चीज को यहाँ पे उन्होंने डिवाइड कर दिया है दो चीजों में, पढ़ाई जाने वाली पद्धति में, और दूसरा उन्होंने डिवाइड कर दिया है सामान्य पारिभाषिक शब्दों में। तो जैसे कि पाठ योजना है, प्रकरण है, उसके बाद पूर्व ज्ञान है, सामग्री है, प्रस्तुतिकरण है, आधार परिचय है, उन सबको उन्होंने यहाँ पे ऐड कर दिया। अब ये जो आप सामान्य पारिभाषिक शब्द देखेंगे तो इसके अंदर आप देखोगे कि दो पॉइंटर्स है जो कि ऊपर वाले से ओवरलैप होएगा, जैसे कि उद्देश्य और प्रस्तुतिकरण। नहीं, उद्देश्य पहले भी आया हुआ है। यहाँ पे थर्ड पॉइंट था उद्देश्य कथन, और यहाँ पे भी ये उद्देश्य सेम है। ठीक है,
तो ये कितने हो गए 10 प्लस 7 और उसमें से एक है आपके आधार परिचय। जो आधार परिचय जो है वो खाली और खाली वितरक विज्ञान में यूज आता है, बालबोध में नहीं। तो फिर कितने बचे 6, तो 10 प्लस 6 हो गए 16, तो इसलिए इसका नाम 16 सोपान है। सर 6 कैसे हुआ? 10 तो ऊपर वाले हैं हाँ, और और नीचे नीचे आधार परिचय हटा दिया तो 7 हुए ना? और उसमें से उद्देश्य वाला जो है वो तो रिपीट है ना। अच्छा, ओके ओके ओके, हाँ। ठीक है, तो ये ऐसे 16 सोपान होते हैं। चलिए अब इसको एक बार रीड करते जाते हैं। कौन रीड करना चाहेगा? कहाँ तक रीड करना है मैं बता देता हूँ। डराओ या बताओ? बताइए सर। अच्छा ठीक है, तो एक काम करते हैं 9, 10, 11, ये प्रश्नों तक पढ़ना है, यहां तक रीड करना है। ठीक है, कौन रीड करना चाहेगा? हाँ जी, हाँ मितेश जी। सो मितेश जी और पूजा जी दोनों जन मिलके रीड करेंगे। 2 पैराग्राफ मितेश जी, 2 पैराग्राफ पूजा जी। चलिए। पढ़ाई जाने वाली पद्धति में प्रयुक्त सोपानों का विश्लेषण। पहला, बोर्ड कार्य। कक्षा में सर्वप्रथम बोर्ड पर प्रकरण लिख देना चाहिए। दूसरा, पूर्व पाठ मूल्यांकन प्रश्नोत्तर। इसका विवेचन प्रश्नोत्तर पारिभाषिक शब्द के साथ बिंदु के अंतर्गत किया गया है। छठवें उसके पैराग्राफ से ग वाले पॉइंट। तीसरा, उद्देश्य कथन। छात्रों को पढ़ाना प्रारंभ करने के पूर्व यदि पाठ का उद्देश्य बता दिया जाए तो वे उसे अधिक रुचिपूर्वक पढ़ते हैं। अतः पाठ प्रारंभ करने के पूर्व उद्देश्य अवश्य बता देना चाहिए। इसको ही उद्देश्य कथन कहते हैं। उद्देश्य कथन सरल, संक्षिप्त और रोचक होना चाहिए। चौथा, आदर्श वांचन। कक्षा में पाठ पढ़ाते समय पाठ्य वस्तु को अध्यापक उचित आरोह अवरोह के साथ जो स्वयं वाचन करते हैं उसे आदर्श वाचन कहते हैं। आदर्श वाचन करने से पूर्व छात्रों को पुस्तक की पृष्ठ संख्या बता देनी चाहिए तथा उन्हें पाठ को देखने एवं आदर्श वाचन को ध्यान से सुनने की प्रेरणा देने के साथ यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि जैसे मैं यह पाठ पढ़ रहा हूँ वैसे ही किसी भी छात्र को अभी इसका वाचन करना होगा। ऐसा कहने से छात्र अध्यापक द्वारा किए जाने वाले वाचन को ध्यान पूर्वक सुनेंगे। 14 वर्ष से बड़े विद्यार्थियों को अध्यापन कराते वक्त आदर्श वाचन सोपान का आवश्यकता अनुसार छोड़कर सीधे अनुकरण वाचन कराया जा सकता है। आदर्श वाचन प्रायः 3 शैलियों में होता है: संवाद शैली, गद्य शैली और पद्य शैली। संवाद शैली। इस शैली में अध्यापक अपने स्वर को इस तरह साध कर वाचिक और आंगिक अभिनय के साथ पाठ का वाचन करते हैं कि मानो अलग अलग पात्र बोल रहे हैं। संवाद शैली में अध्यापक एक तरह एक पात्रीय नाटक मोनो एक्टिंग करते हैं। यहाँ अभिनय का आशय कक्षा को नाटक का स्टेज बना देने से नहीं है, बल्कि पढ़ने में मूलभूत विषय के साथ भावात्मक आंशिक अभिनय से। गद्य शैली। इस शैली में विराम, अर्ध विराम और पूर्ण विराम आदि का ध्यान रखते हुए वाचन किया जाता है। पद्य शैली। इस शैली में अध्यापक आवश्यक उतार चढ़ाव के साथ तथा छंदानुसार स्वर और लय के साथ गाकर पढ़ते हैं। यदि गला अच्छा न हो तो पद्य को स्वर और लय के बिना
के साथ बिना गाए ही पढ़ना ठीक है। अनुकरण वाचन। जिस पाठ का अध्यापक ने आदर्श वाचन किया है उसे उसी के अनुकरण पर छात्रों में से किन्हीं एक, दो या अधिक छात्रों से पृथक पृथक वाचन कराने को अनुकरण वाचन कहते हैं। अनुकरण वाचन में छात्रों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों में अध्यापक छात्रों द्वारा आवश्यक सुधार कराते हैं और अंत में स्वयं आवश्यक निर्देश देते हैं। संवाद शैली में वाचन पात्रों के अनुसार एकाधिक पात्रों से संवाद के रूप में कराना चाहिए, पर ध्यान रहे कि अनुकरण वाचन सामूहिक कभी नहीं कराना चाहिए, क्योंकि सामूहिक अनुकरण वाचन में छात्रों का वाचन की अशुद्धियों का पता नहीं चल पाता। छोटी कक्षाओं में पाठों को एक साथ बोलने का अभ्यास कराने के लिए अलग से सामूहिक वाचन कराया जा सकता है। एक ये लास्ट पैराग्राफ पढ़िएगा दोबारा से, मैंने मिस किया कुछ। छोटी कक्षाओं में पाठों को एक साथ बोलने का अभ्यास कराने के लिए अलग से सामूहिक वाचन कराया जा सकता है। प्रश्नों व्याख्या। अनुकरण वाचन के पश्चात पाठ के पठित अंश में प्रतिपादित परिभाषा, तथ्य वाक्य, सिद्धांत वाक्य, मुहावरों आदि का अर्थ, भावार्थ एवं जीवन में उपयोगिता समझाने को व्याख्या कहते हैं। व्याख्या के 3 चरण होते हैं: मूल्यांकन, संवाद और स्पष्टीकरण। मूल्यांकन। पाठ के पठित अंश में से विद्यार्थियों ने स्वयं क्या समझा यह जानने के लिए विद्यार्थियों से किए जाने वाले प्रश्नोत्तर अथवा विवेचन को मूल्यांकन कहते हैं। इससे अध्यापक को तत्संबंधी विषय को समझाने का स्तर निर्धारित करने में मदद मिलती है। दूसरा, संवाद। मूल्यांकन के पश्चात विद्यार्थियों द्वारा छोड़े गए बिंदुओं पर अध्यापक द्वारा प्रश्नोत्तर किए जाने चाहिए। और तीसरा, स्पष्टीकरण। अंत में संपूर्ण पठित प्रकरण को अध्यापक द्वारा विस्तार से समझाया जाएगा। उदाहरण कथाओं एवं संदर्भों का प्रयोग व्याख्या को प्रभावशाली एवं संप्रेषणीय बनाता है। व्याख्या में किए जाने वाले सभी प्रश्नोत्तर प्रथमतः सामूहिक होने चाहिए, तत्पश्चात ऐच्छिक भी किए जा सकते हैं। व्याख्या मुख्यतया 2 प्रकार की होती है: सामान्यार्थ विवेचन। पाठ के पठित पद्यांश का सामान्य अर्थ बताने को सामान्यार्थ विवेचन कहते हैं। सामान्यार्थ विवेचन में शब्दार्थ पर विशेष जोर न दिया जाकर भावार्थ को पकड़ा जाता है, क्योंकि भाषा ज्ञान हमारा उद्देश्य नहीं है, हमें तो विषय ज्ञान देना है। आवश्यक शब्दार्थ सामान्यार्थ के साथ साथ यथार्थ स्थान बता देना चाहिए। यहाँ पाठ में आए विशेष सिद्धांत वाक्य कथा संदर्भों के बारे में ध्यान आकृष्ट करने से अध्यापन सुरुचिपूर्ण तथा ज्ञानवर्धक होता है। फिर विचार विश्लेषण। अनुकरण वाचन के पश्चात पाठ के पठित गद्यांश या संवादांश में प्रतिपादित विचारों को सुबोध व सरल भाषा में छात्रों को समझाना ही विचार विश्लेषण है। यह तर्क संगत एवं उदाहरण होना चाहिए। आधुनिक शिक्षण पद्धति में विचार विश्लेषण के 3 प्रमुख अंग होते हैं: पारिभाषिक विचार विश्लेषण। पठित अंश में आई परिभाषाओं को समझाना पारिभाषिक विचार विश्लेषण होता है। भावभाषण परक विचार विश्लेषण। पठित विषय वस्तु का भाव विद्यार्थियों को समझ में आया या नहीं, यह कुछ प्रश्नोत्तर द्वारा जानते हुए विभिन्न तकनीक यथा पीपीटी, फोटो, उदाहरण, तर्क आदि के प्रयोग द्वारा भाव समझाने को भावभाषण परक विचार विश्लेषण कहते हैं। इसमें विद्यार्थी, अध्यापक, संवाद एवं भ्रामक प्रश्नोत्तर महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं।
जीवन उपयोगी विचार विश्लेषण। पठित विषय वस्तु को का जीवन में कहाँ व किस तरह उपयोग किया जा सकता है, यह विद्यार्थियों के मस्तिष्क में गहराई से बिठाने के लिए किए जाने वाले विश्लेषण को जीवन उपयोगी विचार विश्लेषण कहा जाता है। इससे पठित विषय को की व्यवहारिक उपयोगिता सिद्ध होगी तथा वह हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा बनेगा। इस प्रश्नोत्तर तथा घटना एवं व्यक्तिगत पर विवेचन द्वारा सहज ही विद्यार्थियों को हृदयंगम कराया जा सकता है। प्रश्नोत्तर पाठ व उसमें आए। बस। अच्छा, यहाँ पे एक मिस्टेक है, और ये जो च लिखा है ना, ये च नहीं होएगा, ये 7 नंबर होना चाहिए। एक्चुअली यहाँ पे इन्होंने कुछ चेंजेस किए हैं, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, क्योंकि सो बेसिकली ये ऐसा था, आप लोग ये देख सकते हो, आपके पास ये लिंक मैंने भेजा हुआ है। तो ये जो नया वर्जन आया है उसमें हमने कुछ चेंजेस किए हैं, कोई बात नहीं, उसमें कोई ऐसा डिफरेंस पड़ेगा नहीं, आपके पास ध्यान में लेके आ रहा कि थोड़े बहुत चेंजेस हुए हैं, तो वो चेंजेस से सीक्वेंस नहीं बदला है, लॉजिकल सीक्वेंसिंग में कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। हेलो, बराबर। ओके, अभी यहाँ पे जो आप लोगों ने पढ़ा है, इसमें आप लोगों को क्या समझ में आया? ये भ्रामक प्रश्नोत्तर क्या रहता है पेज नंबर 12 पे? सॉरी, ये पेज नंबर 12 पे जो भावभाषण परक विचार विश्लेषण है, उसमें नीचे लिखा हुआ था विद्यार्थी अध्यापक संवाद एवं भ्रामक प्रश्नोत्तर महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। भ्रामक प्रश्नोत्तर क्या है? ये चीज ना आपको नुपुर जी बहुत अच्छे से समझा सकते हैं। आई थिंक इसका मतलब है कि जब आप भाव भाषण परक विचार विश्लेषण कर रहे हो तो स्टूडेंट्स के साथ कन्वर्सेशन करोगे, संवाद करोगे, और फिर भ्रामक प्रश्नोत्तर मतलब उनको कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चंस पूछो ताकि उनको क्लैरिटी आए, जो सर हमेशा करते हैं ताकि उनको क्लैरिटी आए अल्टीमेटली। तो स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करो बट देन विद द गोल ऑफ क्रिएटिंग क्लैरिटी। आज की क्लास में भी आपको ध्यान है, मैंने क्वेश्चन पूछा था, वो कौन सा था? प्रोज एंड कविताएं सेम होती है कि अलग अलग होती है? हाँ। अगर किसी को नहीं पता हो ना तो कंफ्यूज हो जाए ना, वो भी 1 मिनट सोचे ना, अरे सर ने बोला तो सेम हो सकती है, हो सकता है कि नहीं कंफ्यूज? बिल्कुल। तो वो अब आप लोगों ने मेरे को कितने एकदम स्ट्रांगली बोला, नहीं सर दोनों अलग अलग है, प्रोज एंड पोएम्स होते हैं, हमें पता है, हमारे साथ खिलवाड़ मत कीजिए। तो फिर मैंने बोला कि अब ऑलरेडी पता है तो फिर छोड़ देते हैं, फिर हम कुछ कर नहीं सकते, क्लैरिटी है ना, तो फिर ठीक है। ठीक है, ये सब चीजें क्यों इंपॉर्टेंट होती है पता है? क्या होता है ना, आप लोग खाना खाते हो ना, सादा सादा खाना दे दिया तो आपको अच्छा लगेगा कि उसमें थोड़ा मसाला और थोड़ी अलग अलग चीजें चाहिए होती है? वैरायटी चाहिए। तो ये सब चीजें करोगे ना तो आपकी क्लास में ना वो मिर्च मसाले आ जाएंगे, तो बच्चों को मजा आएगा। ठीक है, बराबर। अच्छा, अब यहाँ पे 1-2 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स तो मैं बता देता हूँ। अब जैसे यहाँ पे जो लिखा है ना आदर्श वाचन में,
इसको आप हाईलाइट कर लीजिए। ये क्या लिखा है? कौन रीड करना चाहेगा? मधु जी। जो मैंने हाईलाइट किया वो दिखाई दे रहा है आपको? उसको रीड करेंगे एक बार? मैं करूँ सर? हाँ जी। सॉरी, मैं अनम्यूट नहीं हुई थी, सॉरी। ओके। शुड आई रीड? हाँ 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 जी। 14 वर्ष से बड़े विद्यार्थियों को अध्यापन कराते वक्त आदर्श वाचन सोपान को आवश्यकता अनुसार छोड़कर सीधे अनुकरण वाचन कराया जा सकता है। मतलब अगर बड़े बच्चे हैं तो जरूरी नहीं उनको आप कहो कि आप भी पढ़ो मेरे पीछे। अगर हमें लगता है उनको ऐसी जरूरत नहीं है तो हम ये छोड़ अच्छा सॉरी, आदर्श वाचन नहीं, मतलब हम ना पढ़े, सीधे उनसे पढ़वा लें, ऐसा कर सकते हैं। अधवेरा अगर बड़े बच्चे हैं तो आप सब लोग बड़े बच्चों की छोटे? बड़े। अच्छा, तो फिर मैंने रीड किया था क्या यहाँ पे? नहीं। तो फिर मैंने आदर्श वाचन को स्किप कर दिया? हाँ बराबर। जरूरत नहीं थी तो आपने नहीं किया। एग्जैक्टली। और सीधा किस पे पहुंच गया? अनुकरण वाचन में। ठीक है। दूसरा पॉइंट अनुकरण वाचन में ये वाला है। कौन पढ़ना चाहेगा ये? मैं पढ़ूँ सर? हाँ जी। अनुकरण वाचन में छात्रों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों में अध्यापक छात्रों द्वारा आवश्यक सुधार कराते हैं और अंत में स्वयं आवश्यक निर्देश देते हैं। हाँ, इसका मतलब क्या हुआ? कुछ बराबर नहीं पढ़ा तो आप बताएंगे कैसे उसको पढ़ना है। जैसे कि आप लोग कभी कुछ रीड करते हो, मैं बोलता हूँ ना 1 सेकेंड ये दोबारा से रीड करना है, यहाँ पे मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। तो अब यहाँ पे 2 पॉइंट ऑफ व्यू है। पहला पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो बच्चे से पढ़ने में मिस्टेक हुई है। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि कई बार प्रिंटिंग मिस्टेक भी हो सकती है। तो आपको दोनों चीजों के लिए अटेंटिव होना चाहिए। ठीक है। यस सर। अच्छा, ये वाला क्या था? ये मेरे को समझ में नहीं आया, कोई समझाएगा क्या? फिर मैं बोलूं? हाँ जी। हाँ सर, वही जब अनुकरण वाचन करवा रहे हैं तो ग्रुप में कभी नहीं कराना, सिंगल स्टूडेंट से कराना, क्योंकि अगर एक साथ सारे बच्चे बोलेंगे तो कौन कहाँ गलती कर रहा है वो पता नहीं चलेगा, स्पेसिफिक पर्सन या स्टूडेंट। ओके, ठीक है। व्याख्या तो सबको समझ में आ गई है? हेलो। हाँ सर। हाँ नहीं, बट इसको रिपीट थोड़ा सा कर लेते हैं, मतलब। चलिए करते हैं। तो जो व्याख्या है उसमें क्या क्या चीजें, अब जिन्होंने बोला था ना आ गया समझ में, वो लोग समझाएंगे। किसने बोला था? हाँ जी, बताइए, ये समझाइए क्या समझ में आया? अभी हम भी देखते हैं, हमें भी नहीं पता अगर हम भी इससे सीख जाएंगे। तो पहले व्याख्या में स्टूडेंट्स ने क्या समझा है, तो वो है जिसमें मतलब उन्होंने अपने तरफ से क्या समझा है वो देखना चाहिए। तो
पाठ के पठित अंश में से विद्यार्थियों ने स्वयं क्या समझा यह जानने के लिए क्वेश्चन आंसर करना चाहिए। फिर उसके बाद अगर उसमें लगता है कि स्टूडेंट को बराबर नहीं समझा है तो फिर टीचर समझा सकता है कि क्या है। अच्छा, अभी यहाँ पे ना मैं इसको थोड़ा सा आपको क्लैरिटी देना चाहूंगा कि व्याख्या का मतलब बहुत सिंपल है। इसका मतलब है कि आपको एक्सप्लेन करना है उस कंटेंट को, ठीक है। अब यदि मैं ऐसा कोई कंटेंट आपको एक्सप्लेन करने जाऊं जो आपको ऑलरेडी समझ में आ गया है तो क्या होएगा? रीइंफोर्स हो जाएगा। नहीं होएगा। बोरियत हुई। एग्जैक्टली अगर पूजा जी आपको पता है ना, आपको ये चीज आती है और टीचर वही पढ़ा रहा है, तो आप ध्यान ना, आप स्कूल में जब थे तो आप क्या करते थे? बातें करने लगते थे। या तो मस्ती, डिस्टर्ब, बातें, नहीं तो सो जाते थे। ध्यान में आया? हाँ। तो इसलिए इसका रास्ता क्या? इसका रास्ता ये कि मैंने बोला कि भैया चलो क्लास में आधे लोगों को आया, आधे लोगों को नहीं आए हैं, तो जिसको समझ में आया मैंने उनको बोला कि चलो आप समझाओ। क्या होएगा उससे? आप भी एंगेज हो गए, आपको ये मजा आया, आप भी घर पे जाके बोलोगे मम्मी आपको पता है आज क्या हुआ, आज आधी क्लास को समझ में नहीं आया था लेकिन मुझे समझ में आ गया, तो फिर मैंने जाके सबको समझाया और टीचर ने मेरे को शाबाशी। होता है कि नहीं? तो स्टूडेंट्स भी खुश, मस्ती भी नहीं करेंगे, डिस्टर्ब भी नहीं करेंगे। एक चीज। दूसरी चीज, जिन्होंने बोला कि हमें समझ में आ गया है, अगर उनसे कोई मिस्टेक हुई तो पता चल जाएगी, तो पता चल जाएगा, तो मैं उसको सही कर दूंगा। और तीसरी चीज एक और बताऊं, कई बार क्या होता है ना कि जो स्टूडेंट्स को लगता है ना कि मुझे समझ में आ गया है, उनको उतनी डीप में समझ में नहीं आया होता है। और वो लोग क्या होते हैं ना, उन लोगों ने तो खुद ने तो माइंड बना लिया कि भैया हमें तो आ गया है, अब वो कुछ भी टेप रिकॉर्डर बजते रहे, हम तो हमारी मस्ती करेंगे, वो डिस्टर्ब कुछ नहीं करेंगे लेकिन अपने ही मन में इमेजिनेशन में खो जाएंगे। लेकिन फिर जैसे ही मैंने बोला कि भाई आपने जो समझा है ना उसमें कुछ चीज मिस की है, फिर आपका पता है क्या होगा दिमाग, फिर आप बन जाओगे डिटेक्टिव नानी। हाँ मैंने क्या मिस किया, रुको, हाँ यस ये वाला पॉइंट तो मैंने मिस किया था, ठीक है ठीक है, आपने वैलिड पॉइंट बताया ना इसलिए मैं छोड़ देता दया करके, नहीं तो भी आपको पता नहीं था। ऐसे ही सोचते हैं ना। तो बेसिकली जो बच्चा पहले बदमाशी करने वाला था, आपने इंश्योर किया कि वो बदमाशी ना करके वो भी कुछ सीखे। बराबर है। ठीक है, ओके। तो इसलिए सबसे पहले बोला कि भाई आप स्टूडेंट से पूछ लो कि इसको कितना समझ में आया नहीं आया, उसके बाद आप उनको बोलो आपस में ही बातचीत करने के लिए। जो वो आपस में ही एक दूसरे से बात करेंगे तो भी कई चीजें क्लियर होती है। मैं भी ये नहीं करता हूँ क्लास में आपके साथ। हाँ। उसके बाद जो बचते तो मैं बोलता हूँ कि आओ बच्चा बताओ मैं समझा देता हूँ, ठीक है। हाँ सर। अब देखो, अब इसके आगे आता है समझाने की बात, जब आती है ना स्पष्टीकरण, तो वो दो लेवल पे होती है। आज अपन ने कैसे किया था, जब क्लास के स्टार्टिंग में मैं आपको 16 सोपान याद करवा रहा था, तब मैंने क्या किया था,
मैंने आपको एक ब्रीफली आपको एक वॉक थ्रू दिया था, ब्रीफली आपको एक ओवरव्यू दिया था कि 16 सोपान क्या होता है, उसको मैंने आपको समझा भी दिया था, मोटा मोटा समझा दिया था। उसको बोलते हैं सामान्य विश्लेषण। क्या बोलते हैं? सामान्य विश्लेषण। विश्लेषण का मतलब होता है एक्सप्लेनेशन, सामान्य मतलब कॉमन। और जब मैं उसके अंदर डिटेल में जाके समझाऊं तो उसको क्या बोलते हैं? विशेष विश्लेषण। विशेष मतलब क्या? स्पेसिफिक, डिटेल। ठीक है, तो ये जो इधर विचार विश्लेषण लिखा है ना, ये उसके दोनों आएंगे। यहाँ पे आएगा, यहाँ पे नहीं दिया, पहले वाली बुक में था, यहाँ पे उसको अलग तरीके से किया हुआ है, बट आपको ये ध्यान में आ गया? हाँ। अच्छा, अब इसमें एक और चीज होती है, आपको ध्यान है जब हम लोगों ने कौन सी किताब पढ़ी थी, वो मैं भूल गया, बालबोध भाग 1 का जब हम लोग नमो का मंत्र और चत्तारी मंगलम पाठ पढ़ रहे थे, तो चत्तारी मंगलम पाठ के अंदर अगर आपको ध्यान है तो जो वहां पे मंगल, लोगोत्तमा और ये टाइप के जो कुछ वर्ड्स आए थे, हमने उसको भी एडिशनली समझा था। अभी यस्टरडे की क्लास में कौन बताएगा कि कोई एक ऐसी पारिभाषिक वर्ड आई थी जिसको मैंने होमवर्क में दिया था पता लगा के आने के लिए? आरंभ। आरंभ। हाँ, क्या होता है उसका मीनिंग? मैं बोलूं? हाँ जी। जिस क्रिया में बहुत हिंसा हो, मतलब हाँ, उसी को आरंभ बोलते हैं। बड़ी सारी डेफिनेशंस थी बट मुझे ये ठीक लगी कि, और मोस्टली संसारी कार्य इस डेफिनेशन में फिट होते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें अब एक बात बताना कि कोई संसारिक काम में कर रहा हो, जैसे कि आप सब लोग रोटी खाते हो, हाँ। आटा घर पे पीसते हो, हाँ। तो आटा जब घर पे पीसते तो गेहूं खरीद के लाते होगे, हाँ। तो गेहूं खरीद के लाओ ऐसे कि ऐसे चक्की में डाल के पीस देते हो? नहीं, चेक करते हैं। साफ करते हैं पहले। एग्जैक्टली। तो अब दोनों में क्या डिफरेंस है समझना। एक है कि आप बोलोगे कि भाई, मतलब वो यूएस जहाँ पे ये सब चीजें पॉसिबल नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, बट जहाँ पे पॉसिबल है वहां पे भी क्या कहते हैं पता है? अरे सर यार आपको पता नहीं है, 10 दिन से पुराना आटा चलता नहीं है, एक साल में 10 किलो तो पीस के रख नहीं सकता, खराब हो जाता है। और हर 10 दिन में पीसने का मतलब समझते हो सर? हर 10 दिन में ना 3 घंटा जाएगा, 3 घंटा, समझते हो? हफ्ते महीने का 9 आवर्स, मतलब 1 फुल वर्किंग डे हमसे ना हो पाता। हम तो भैया रेडीमेड आटा खरीद के ले आएंगे, वो यूज करेंगे। ये केस में क्या हुआ, आपने अपने आलस में, अपनी सुविधा के लिए, अपनी लग्जरी के लिए दूसरे प्राणियों का बलिदान दिया, बोला स्वाहा। ये सब आरंभ में आएगा। तो जो आपको अलग अलग आरंभ की डेफिनेशन मिल रही थी, अब वो कुछ कुछ समझ में आई? हाँ। किसी को कुछ समझ में नहीं आया। कुछ समझ में आया सर। अच्छा, कुछ तो समझ में आया है, अब अच्छे से समझना है ना। तो जो डेफिनेशंस आप लोगों ने ग्रुप में शेयर की है ना, वो सारी डेफिनेशंस आप दोबारा से रीड करके आइए।
अब क्योंकि ये अपनी रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे भी जाती है, तो मेरे को कुछ फीडबैक आए थे कि सर आप बोलते हो ना कि भैया ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, हम तो व्हाट्सएप ग्रुप में है नहीं, तो हमें कैसे समझ में आएगा कि इन लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप में क्या किया है। तो ये देखो, आप लोग वीडियो पॉज करके भी यूट्यूब वाले देख सकते हो। यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है पूरा का पूरा मीनिंग, एक ये है, उसके बाद एक यहाँ पे दिया हुआ है, खुल जा सिमसिम, एक यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये ऐसे अलग अलग डेफिनेशंस दिए हुए हैं। ये वाले होमवर्क में भी एक जन ने भेजा था। ओह था, सॉरी, यहाँ पे भी दिया हुआ है। ये वाला जो आरंभ है ये तो अलग आरंभ है, ये काम स्टार्ट करने वाला ये गलत है। हाँ, ये वाला सही है। यहाँ पे जो आरंभ दिया हुआ है वो देखिए, ठीक है। तो ये सब जगह सब अलग अलग जगह सब पढ़ के आप देख सकते हो, ठीक है। अब क्योंकि आजकल के डेट में सब कुछ वर्चुअल हो गया है, तो अब ये चीज भी आपको ऐड करनी पड़ेगी और सीखनी पड़ेगी कि फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ स्टूडेंट्स, वो रिकॉर्डिंग देखेंगे तो उसके हिसाब से आपका जो कंटेंट है वो वैसा होना चाहिए है कि यदि वो बाद में भी रेफर करे तो उनको ये नहीं होना चाहिए कि सर क्या बोल रहे हैं। आप लोग तो व्हाट्सएप ग्रुप में एडेड हो, तो मैंने जब बोला तो आपको तो समझ में आ गया, लेकिन समझो अगर आप एडेड नहीं होते तो क्या मैसेज करके पूछना कि सर आपने ये बोला था वो समझ में नहीं आया। तो वैसा सिचुएशन नहीं होना चाहिए है, तो आपकी रिकॉर्डिंग के अंदर वो सब चीजें भी कैप्चर करना चाहिए। सर मुझे एक डाउट है यहाँ पर। हाँ, जैसे जो आपने चक्की का उदाहरण दिया, अब जैसे मेरे पास चक्की है यहाँ पर, फिर भी मतलब मैं शोध के डालती हूँ, पर फिर भी वो आरंभ ही कहलाएगा ना? हाँ कहलाएगा, लेकिन वो आरंभ के आपने जो अलग अलग डेफिनेशंस देखे हैं ना, वो आप रीड करके आइएगा कि किस जगह पे कौन सा डेफिनेशन दिया, तो वो कौन से डेफिनेशन के हिसाब से आएगा। जी सर। एक जगह पे डेफिनेशन दिया हुआ होगा आपको क्या, अणुव्रत के हिसाब से, मतलब धार्मिक इंसान के हिसाब से। तो इन कंपैरिजन टू मुनिराज वो आरंभ हो गया। लेकिन आप बोलोगे भैया हमारी तुलना मुनिराज, हम कहा गंगू तेली, वो कहा राजा घोष, थोड़ा तो दया करो। तो मैंने बोला तथास्तु, दया कर दिया। तो हमने आपका बेंचमार्क कौन किया, वो इंसान जो एकदम आलसी है, वो बोलता है कि भाई एक की जगह 10 मरे तो चलेगा, लेकिन मेरा 1 घंटा बर्बाद नहीं होना चाहिए। हाँ जी सर। और ये जो बहु आरंभ और बहुपरिग्रह, इसमें कौन सा वाला अप्लाई करेंगे फिर? अब आप सोच के बताओ। सर वही है ना कि हम कोई भी सांसारिक कार्य करेंगे तो आरंभ तो होगा ही, क्योंकि अब जीने के लिए अपन सब्जियां भी खाते ही हैं, पर उसमें भी हिंसा तो हुई है, पर उसको मिनिमाइज करना, तो बहु आरंभ वहीं आ जाएगा कि बहुत नहीं करना। लाइक आटा अगर घर में पीस सकते हो, गेहूं को शोध कर सकते हो, बेन सकते हो, तो जी बहु का मतलब बहुत होता है कि कम होता है? बहुत। तो घर पे आप आटा पीस रहे हो तो वो बहुत है कि कम है? वो कम होगा ना सर। तो वही कि इंस्टेड ऑफ बाइंग रेडीमेड आटा, आप घर में कर सकते हो तो करो। हाँ, तो वो बहु आरंभ नहीं होगा, कम आरंभ होगा। हाँ, मिनिमाइज द आरंभ। क्योंकि पहले आपने थोड़ा सा ना
ना बोलना भूल गए थे। पहले आपने बोल दिया था कि घर में आटा पीसोगे तो बहु आरंभ होगा। हाँ, नहीं होगा। हाँ, ऐसे ना को मत खाया करो, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। अब समझो हाँ आपके बॉस ने आपसे कुछ काम बोला और आप ना खा गए तो क्या होएगा? काम मेरे ऊपर आ जाएगा। भारी पड़ जाता है ना। हाँ, ठीक है, तो बहुत आराम मतलब आप अपनी लग्जरी के लिए आप सारी चीजों को कुछ मतलब हर एक चीज को आप ऐसे ले लो तो बहुत हो गया है। अब अल्प आराम का मतलब हो गया है कि आपको पता है कि अनअवॉइडेबल है, तो उसमें भी आप जितना अवॉइड कर सकते हो एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के आपने किया तो वो अल्प आराम अल्प। ठीक है पल्लवी जी। हाँ जी सर। इसलिए मैंने इसके पहले बोला था क्या कि आपको कुछ समझ में नहीं आया है, बोला था कि नहीं पहले इसके? बोला था। अब बोलो, अब थोड़ा बहुत समझ में आया है? वेरी गुड। अब ये जो मैंने आप स्टूडेंट्स के बीच में डिस्कशन कराया ना, इसको बोलते हैं संवाद। और फिर बाद में मैंने एक्सप्लेन किया, उसको बोलते हैं स्पष्टीकरण। उसके अंदर भी एक्सप्लेनेशन के अंदर भी मैंने कुछ कीवर्ड्स को एक्सप्लेन किया है, तो वो हो गया सामान्य अर्थ विवेचन। और उसके और दूसरी चीज मैं आपको एक और चीज बोलता हूँ ना, वो आप लोगों ने मेरे को क्या मस्त डेफिनेशन देते हो, मैं आपको क्या बोलता हूँ कि मेरे को समझ में नहीं आता ये सब चीजें। फिर आप लोग क्या करते हो, फिर आप लोग बोलते हो कि सर आप ना फालतू में ना दिमाग को बहुत तान देते हो। एक काम करो, आपको डेफिनेशन नहीं समझता है ना, चलो हमें पता है कि आप रणछोड़ दास हो। रणछोड़ दास कौन है? एग्जैक्टली हमें पता है। तो एक काम करते हैं, हम ना आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में बोल देते हैं, तो हो गया सामान्य विवेचन। ठीक है, विचार विश्लेषण हो गया, आपको एक्सप्लेन किया मैंने, वो विचार विश्लेषण हो गया है। अब पारिभाषिक विचार विश्लेषण हो गया कि जैसे अभी अपन ने ये आरंभ आया है वर्ड, तो ये एक टेक्निकल वर्ड है, तो टेक्निकल वर्ड को एक्सप्लेन करना वो यहाँ पे आता है। ठीक है, अब दूसरा ये ऐड किया है इन्होंने, वो है भाव भाषण प्रकरक विचार विश्लेषण। अब इसके अंदर मैं अलग अलग तरीकों से आपको जो सिखाता हूँ, पीपीटी है, एग्जाम्पल्स है, लॉजिक है, वो सब चीजें यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये मेरे को नहीं समझ में आया, जीव क्या लिखा है, जीवनोपयोग, क्या लिखा है, ये कौन पढ़ेगा? जीवन उपयोगी विचार ये विश्लेषण। क्या होती है जीवन, ये जीवन क्या होता है? ये पढ़ने के बाद जीवन में कैसे काम लगेगा, वो प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या करते हैं जिससे हमें फायदा हो। एग्जैक्टली तो अपन अपना डिस्कशन होता है कि नहीं? क्या मैंने आपको क्या बोला था? एप्लीकेशन। एक होमवर्क दिया था ना मैंने, जो आप लोगों ने किया नहीं अभी तक, कौन सा होमवर्क था? देवदर्शन विधि और दिनचर्या वाला। व्हाट्सएप दिया खोलो, था, होमवर्क की लिस्ट देखो। एक दिया था महावीर भगवान की 11 शिक्षाएं जो जीवन उपयोगी हैं, उसको करना था। उसके उसको क्या एप्लीकेशन करना था? बता। हाँ, उसका एप्लीकेशन करना था, राइट पल्लवी जी, किया आपने? नहीं किया सर। ये उसी की बात कर रहे हैं, ध्यान में आ गई बात? हाँ सर। ठीक है, आज मैं इसको यहीं पे क्लोज कर रहा हूँ, आज के लिए इतना काफी है। इसके आगे वाला जो है वो हम कल करेंगे। ठीक है, आज का होमवर्क नहीं दिया सर? सॉरी,
क्या बोला आपने? होमवर्क नहीं था। हाँ तो क्लास खत्म नहीं हुई है, मैं इतना भी अच्छा टीचर नहीं हूँ जो बोले कि भाई आधा घंटे पहले ही, वो आधा नहीं 35 मिनट्स पहले छोड़ दूं। मैं 35 मिनट्स बाद में छोड़ सकता हूँ, पहले कभी नहीं छोड़ता। हाँ, अगर स्टूडेंट्स मेरे को बोल दे कि सर बस अब हमारा दिमाग फूट जाएगा तो अलग बात है, फिर मैं दया खा जाता हूँ, क्योंकि आपका दिमाग रहेगा तो आप लोग मेरे पास आओगे ना सीखने। फूट जाएगा तो मैं किसको सिखाऊंगा? राइट राइट सर। अच्छा, अब आपने होमवर्क मांगा ही तो मैं दे भी देता हूँ फिर, अब मांगा ही है तो आपको ये जो सीक्वेंस है ना अच्छे से याद होने चाहिए, आगे पीछे खेलना है आपको इसके साथ। जैसे कि मैंने आपसे पूछा ना कि भैया आदर्श वाचन के बाद क्या आता है? अनुकरण वाचन। व्याख्या, नो अनुकरण वाचन, सॉरी। पकड़े गए। अच्छा, व्याख्या के पहले क्या आता है? अनुकरण वाचन। अरे मतलब आदर्श वाचन के बाद भी अनुकरण वाचन। हाँ, और उसके हाँ व्याख्या के पहले। अच्छा, तो व्याख्या के बाद क्या आएगा? प्रश्नोत्तर। अच्छा, और आदर्श वाचन के पहले उद्देश्य वाचन। अच्छा, प्रश्नोत्तर कौन से नंबर का है? 7। हाँ 7, 7वां। 7वां कैसे? छठा हुआ ना? नहीं 7वां है। व्याख्या है सर। हाँ नहीं, प्रश्नोत्तर 7वां ही है सर। हाँ जी, छठा व्याख्या है क्योंकि। अच्छा, आप सब लोगों को ना ऐसे रट्टा होना चाहिए। मैं कहीं से भी कुछ भी कैसे भी पूछूं ना, अगर मैं आपको ये बोलूं ना कि उल्टा बोलना है रिवर्स में, तो बोल के दिखाओ। कौन ट्राई करना चाहेगा? मेरे को लग रहा है कि मितेश जी ट्राई करना चाहते हैं। लास्ट, सबसे लास्ट में आता है होमवर्क। हाँ समापन, उससे पहले सारांश, हाँ पहले प्रश्नोत्तर नहीं। हाँ ठीक है ठीक है, एक बार ट्राई करते जाओ। आपके बारे में पूजा जी चेक करती जाएंगे। ओके टेक टेक। पतिदेव गलत। प्रश्नोत्तर के पहले अनुकरण वाचन, फिर उद्देश्य वाचन, उसके पहले नहीं, प्रश्नोत्तर के पहले व्याख्या, उसके पहले अनुकरण वाचन, उसके पहले उद्देश्य वाचन, उसके पहले पूर्व मूल्यांकन और प्रश्नोत्तर, और उसके पहले बोध कार्य। ये उद्देश्य वाचन कौन सा है? तीसरे नंबर पे, ऑब्जेक्टिव ऑफ द क्लास। मेरे को तो कहीं पे दिखाई नहीं दे रहे उद्देश्य वाचन। है सर, अगर बुक में देखिएगा तीसरे नंबर पे। उद्देश्य कथन है। अरे नहीं, लगता है ना पूजा जी ने मितेश जी को ना नाश्ता दिया नहीं है। कितने दिनों से नहीं दिया खाना? हफ्ते भर से लगी रहा है, इसलिए ना उद्देश्य कथन में से कथन को खा गए, आदर्श वाचन में से आदर्श को खा गए और बना दिया उद्देश्य वाचन। उद्देश्य कथन आदर्श वाचन, ठीक है? बराबर। मिस्टेक ध्यान में आ गई? हाँ सर। ठीक है, ये ऐसे सबको याद होना चाहिए है। आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं से भी कुछ भी पूछो आंसर आना चाहिए, है ना अनुभूति जी? हेलो जी सर। आप सब लोगों का यही होमवर्क है कि कल ये रेडी करके आना है। और अगर आपको चाहिए ना
तो आप लोग एक टाइमिंग सेट कर लो व्हाट्सएप का कि इस टाइम पे सब लोग एक्टिव होना और एक दूसरे से क्वेश्चन आंसर्स करना चालू कर दो। कोई पूछेगा 5वां सोपान ऑन कौन सबसे पहले, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। ठीक है, चलिए अब क्या करना है? बालबोध। अच्छा, बालबोध भी है क्या? ओ मैं भूल ही गया। उसके पहले वो होमवर्क चेक भी करना होता है ना, वो कोई एक होमवर्क रह गया था, ऐसा कुछ था ना? कौन सा होमवर्क था जो रह गया था? भगवान महावीर के 11 नहीं, वो तो अब मैंने छोड़ दिया है। वो तो अभी लोगों को करना नहीं है तो मैं ज्यादा पीछे नहीं पड़ता, यू नो। यहाँ पे एक और चीज थी, वो यहाँ पे लिखी हुई नहीं है बट मैं बता देता हूँ कि 14 साल से ऊपर वाले बच्चे जो होते हैं ना, खासकर 28 साल से ऊपर वाले बच्चे, उनके पीछे होमवर्क के लिए ज्यादा नहीं पढ़ना चाहिए, नहीं तो वो उनको ईगो में इश्यू हो जाता है ना, तो क्लास बंक करने लग जाते हैं, है ना सर, ये नुपुर बहुत जी? अच्छी बात बोली आपने। क्या? ये बहुत अच्छी बात बोली आपने। हाँ, तो हमारा ऑब्जेक्टिव ना क्लास बंक कराना नहीं है, क्लास अटेंड करवाना है। तो कौन सी गति से कौन सी गति में जाएंगे वो वाला चार्ट था। पूजा जी आपकी आवाज समझ में नहीं आई मुझे। क्या? कौन सी गति में से कौन सी गति जाएंगे वो वाला चार्ट था। वो वाला चार्ट तो आप लोगों ने अच्छे से बना के भेजा है, सही से भेजा है। मैं एक बार दिखा भी देता हूँ ताकि YouTube वालों के भी समझ में आ जाए। किधर गया? एक मिनट। एक ये बनाया है, ये भी बहुत अच्छा बनाया है कि भाई मनुष्य से आप कौन सी गति में जा सकते हो। ठीक है, एक और बनाया था किसी ने, ये भी अच्छा बनाया है। ये मेरे को इसलिए क्यों अच्छा लगा, ये एक पेज में ना कंप्लीट पिक्चर हो गई, ये और ये ऊपर नीचे दोनों। ठीक है, अब इसमें बताओ मिस्टेक क्या है? सर वो मनुष्य गति में मनुष्य भूल गए, मनुष्य गति से मनुष्य गति में जा सकते हैं। ओके, और दूसरा? और मनुष्य गति से स्थित में भी जा सकते, वो तो लिखा है ना उनने भाई, तीरंज गति से तीरंज में भी तो जा सकते हैं। बराबर। ज्यादा ऊंची। और यहाँ पे जब इधर ने लिख दिया है, ऊपर ही बता दिया कि नरक से तीरंज और मनुष्य दोनों आएगा, तो दोबारा से रिपीट करने की जरूरत ही नहीं थी। पल्लवी जी? हाँ जी सर। ध्यान में आ गया? जी सर, 3 इंच to 3 इंच। हाँ जी सर, करेक्ट कर लिया मैंने। थैंक यू सर। और एक और था, तो सर तिर्यंत से 4 गति में जा सकते हैं और मनुष्य से 5 गति में जा सकते हैं, राइट? हाँ जी। एक्चुअली 5 गति तो 4 ही होती है। हाँ, मतलब वो पंचम गति बोलते हैं ना सिद्धशिला। वो तो बोलने के लिए अभी क्या है ना, देखो गति जो है ना वो वन वे नहीं है। किसी ने भी वो चार्ट नहीं बनाया ना, कौन सा वाला? वो जो अपने बच्चों को सिखाने के लिए वो शायद
4 कषाय वाला बोला था टाइम आपने। टेबल वाला 0101 याद आ हाँ। गया? पूजा जी व्हाट्सएप पे भेजा। नहीं, मैं नहीं हूँ अभी। ओहो, मेरे को आपका नंबर भेज दीजिए। आपके पति देव तो है, उनके नंबर से भेज देते। सर आपका अनुमति चाहिए था, इसके लिए भेज रहा। नहीं नहीं नहीं, वो तो आप बिना अनुमति के भी, वो आप ही का ही ग्रुप है। मैं तो उसमें बस मैनेजर हूँ। मैं वो ग्रुप के एडमिन तो आप ही हो। ठीक है, चलिए अभी मेरे पास है पूरे 20 मिनट। तो अब मैं को कौन से चैप्टर्स करने थे? बालबोध भाग 2 हो गए पूरा? बालबोध भाग 2 पूरा हो गया था ना? हाँ सर। अब आते हैं हम लोग बालबोध भाग 3 पे। 3 पे हमें कौन सा क्या क्या हो गए थे? द्रव्य गुण पर्याय हो गया था, सदाचार और इंद्रिया। ओके भगवान नेमिनाथ भी हो गया था। ओके, 1 2 3 चैप्टर्स हो गए थे, राइट? हाँ। आज मैं लेता हूँ आपके 2 चैप्टर्स ले रहा हूँ। सबसे पहले इजी लू या डिफिकल्ट लू? डिफिकल्ट। चलो, अब एक्चुअली डिफिकल्ट भी डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी है। उन्होंने यहाँ पे बोला है कि कोई भी जैन श्रावक होता है तो वो जैन श्रावक के लिए कुछ मूल गुण बताए हैं उन्होंने। कौन से मूल गुण बताए हैं? 8 मूल गुण बताए। हाँ, अब 8 मूल गुण बताए, तो वो कौन से हैं? मध्य मास मधु का त्याग और 5 उदुम्बर फलों का त्याग। इससे याद आया कि बालबोध भाग 2 में से एक चैप्टर रह गया। नहीं, इसी में से रह गया, सॉरी, इसी में सदाचार वाला चैप्टर भी रह गया है ना? हाँ, सदाचार वाला बाकी है। ओके, हाँ, तो अष्टमूल गुण में किस किस का त्याग बोला है? मांस का क्यों, मधु का क्यों? नॉनवेज है इसके। तो क्या हुआ? त्रसघात का बहुत बड़ा पाप लगता है। त्रसघात क्या होता है? 2 इंद्रिय से लेके 5 इंद्रिय जीव को त्रस कहते हैं और उनका घात को त्रसघात कहते हैं। अब देखो, नॉनवेज में इसका घात क्यों होएगा, कैसे होएगा? मतलब सामान्य से हम सब्जी वगैरह खाते हैं तो उसको वेजिटेरियन कहते हैं, जो 1 इंद्रिय है, और ये 2 इंद्रिय से लेके 5 इंद्रिय जीव होते हैं। ऐसा वो तो किसने बोला सब्जियों में नहीं होते हैं? भिंडी की सब्जी काट के देखो क्या इल्लियां निकलती है। और वो हम लोग थोड़ा वो साफ करके करते हैं। हाँ, तो आप इसको भी साफ कर लेना। आपको नहीं, किसने रोका इसको साफ करने से? फिर तो मतलब वो जीव ही, मतलब जो चीज है वही 2 इंद्रिय 3 इंद्रिया और वगैरह है। तो ऐसा है, इसको ऐसे बोल सकते हैं कि भिंडी में से आप साफ करके 2-3 इंद्रियों को अलग कर सकते हो। ये जो है ना मीट, नॉन वेजिटेरियन है ना, उसमें से अगर आपने इसको बाहर निकालने गए तो कुछ बचेगा ही नहीं। उसके हर एक पार्टिकल में, हर एक एरिया में जीव होते हैं। ठीक है, बराबर। सर इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि त्रस जीव के शरीर को ही मांस कहेंगे?
मतलब उसको सिंप्लीफाई करने के लिए बच्चों को ऐसे बोल सकते हैं। उसके अंदर दूसरे तो मतलब उत्पन्न होते ही है, बट बाय इटसेल्फ भी वो ऐसा है, कह सकते हैं। मैं ऐसा नहीं बोलना चाहूंगा, हम्म क्योंकि फिर वो ये बोलेंगे कि भाई तो सारी बॉडी हो गई, तो ऐसे नहीं। उसको वैसे मत बोलिए, अब ये बोलिए कि जो भी डेड बॉडी है उसमें से जब जीव निकल जाता है तो अनंत उसमें, देखो साइंस भी क्या बोलता है, वो ऑटोमेटिकली क्या होने लगता है, डिकम्पोज। हाँ वो कैसे होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, दूसरे एग्जैक्टली organism से। तो इसका मतलब है कि अगर आप मीट खा रहे हो तो वो एक डेड बॉडी है किसी न किसी एनिमल की, तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो होंगे पैदा। तो आप जब खाओगे तो सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म खत्म हो जाएंगे, तो हो गया त्रसघात। हाँ जी, ठीक है, बराबर। चलिए अब इसके बाद मधु त्याग क्यों, उसमें भी त्रसघात है। वो निकालने के वक्त वो छत्ते में जो मधुमक्खियां रहती है वो मर जाती है, उसके मधु में भी त्रसजीव उत्पन्न होते रहते हैं, उनकी लाड़ वगैरह रहती है, टॉयलेट रहता है उनका, इंडे जो वो रखते हैं वो रहता है, तो वो सबका घात हो जाता है, तो बहुघात हो जाता है। अच्छा एक और चीज मैं बताता हूँ, जो मधु होता है ना वो बेसिकली अंडा है मधुमक्खियों का। आप मधुमक्खी के छत्ते देखोगे तो जो नेक्टर्स होता है उसको अगर आप मधुमक्खी उसके ऊपर बैठ के उसको गर्म करती है तो उसमें से उनके बच्चे निकलते हैं। सो वो इट इज नॉट ओनली देयर सुसु पोटी एंड एवरीथिंग, इट इज आल्सो दैट। ठीक है, बराबर। सो जो दोष अंडे में है वो सेम दोष यहाँ पे होगा। ठीक है, हाँ जी। अच्छा और ये शराब पीने में क्या दिक्कत है, आप लोगों को ना पता नहीं क्यों मम्मी पापा सब अच्छी चीजें जो होती है ना उससे दिक्कत होती है। अब शराब में क्या, डिकम्पोज करके बनाया गया रहता है, मतलब सड़े हुए फलों का वो, तो उसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही होते हैं, उसके वजह से ही वो सड़न गलन होता है। अरे लेकिन अभी आपको पता नहीं है, आजकल ना एक स्पिरिट भी आती है जिसमें ऐसा कुछ नहीं होता है, वो केमिकली बनी होती है, उसमें ये इस सब का कुछ नहीं होता है। फिर सर एक आर्ग्यूमेंट ये भी होता है कि वहां हम हमारे खुद के जीव की भी हिंसा कर रहे हैं, कैसे, क्योंकि क्या आप हिंसा? अपने अपने आत्मा की हिंसा कर रहे हैं, क्योंकि आप शराब वगैरह या एक पिए। बात बताओ, आत्मा पुद्गल है? नहीं, आत्मा कहाँ से पुद्गल है, आत्मा पक्का? तो जीव द्रव्य है। ठीक है, जीव द्रव्य और पुद्गल द्रव्य तो अलग अलग है, हाँ। दोनों एक दूसरे का कुछ बिगाड़ सकता है? नहीं। निमित्त नैमित्तिक है ना सर, उसके पुद्गल के बिगाड़ तो नहीं सकता, पर उसका प्रभाव से हम भ्रम में आते हैं, हमारे खुद के विभाव भाव बनते हैं, जो भी करेंगे हम गलत काम अल्कोहल आपने लेके। पहले क्या बोला अभी क्या बोल रहे हो, दोनों में अंतर है। हाँ राइट, आपको समझ में पहले आया गलत बोला। मैंने आपको किधर पकड़ लिया? हाँ हाँ सर, पहले गलत बोला। ठीक है, अब बताओ लॉजिक, अब आप सही ट्रैक पे पहुंची थी। ऐसा है कि जब आप शराब पीते हो ना तो आप भ्रमित हो जाते हो, यू आर नॉट इन अ कैपेसिटी टू टेक एनी करेक्ट डिसीजन। शराबी इंसान अगर जाके किसी लीगल एग्रीमेंट पे साइन कर दे तो चलेगा? क्यों? He is not in the correct state of mind. एग्जैक्टली। सो उसका मतलब ये है
कि यदि आपने अपने आप को इनकरेक्ट स्टेट ऑफ माइंड में रखा है, सो आप अपने आप को मोक्ष के प्रति मेहनत करने से डिनाई करते हो। आप अपने आप को देखो, मिथ्यात्व का नशा तो ऑलरेडी चढ़ा हुआ है सिर पर, उसके ऊपर से ये और कर लो। आपके जो दोस्त रहेंगे ना, उनसे बोलना कि भैया उनके में ना कुछ नियम होते हैं, क्या कि अगर आपने ये कुछ कॉकटेल कुछ लिया हुआ है तो उसके साथ ये वाली चीजें नहीं लेते। क्यों? अगर लिया तो इतनी ज्यादा चढ़ जाएगी कि आप चढ़ जाओगे। ऐसे ही बोलते हैं ना, उठ जाओ। आप ये लोक में चढ़ जाओगे। अभी आप इंसान हो ना, फिर इंसान से चढ़ के आपको जिधर जाना ना आप उधर पहुंच जाओगे। और अगर वो नहीं भी हुआ तो उसका बहुत सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, राइट? बराबर। तो वैसे ही ऑलरेडी आपको मिथ्यात्व का नशा चढ़ा हुआ है, उसके ऊपर से ये और नशा कर लो तो आपका हो ही गया कल्याण। एनी डाउट? और 5 उदंबर फल क्यों? उसमें भी त्रासदात की हिंसा होती है। एग्जैक्टली। तो वो क्यों इधर इंक्लूड किया? क्योंकि वो नॉर्मली हम लोग सब्जी की तरह, मतलब नॉर्मल एक ही जीव की तरह उसको ना समझते कि उसमें बहुत ज्यादा है। क्योंकि वो एक्चुअली होते हैं पेड़ से पैदा, तो वो आएंगे वेजिटेरियन में, बट वो है नॉन वेजिटेरियन जैसे, क्योंकि उसके अंदर आप कभी देखो तो बहुत कीड़े निकलते हैं। ठीक है, चलिए अब आ जाओ सदाचार वाले चैप्टर में। सदाचार वाले चैप्टर में बात आई है त्रसघात, बहुघात, इन सब चीजों की। किस किस की आई है? त्रसघात, बहुघात, अनुपसेव्य, नशाकारक और अनिष्ट। नशाकारक मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, त्रसघात आपको पता है, बहुघात पता है। अनुपसेव्य और अनिष्ट कारक ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुपसेव्य का मतलब ये होता है कि समाज जिस चीज को बोल दे कि खाने योग्य नहीं है, वो सब अनुपसेव्य। ठीक है। और अनिष्ट कारक क्या? जो आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल हो। अगर आपको हाई बीपी है, आप नमक खा रहे हो तो अनिष्ट कारक है। एनीथिंग विच विल एडवर्सली इफेक्ट, एनीथिंग जो आपकी बॉडी को जो विना से आपको घात करे, आपको दिक्कत दे, वो सब अनिष्ट कारक है। ये क्यों है? ये दोनों को इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि ये दोनों को अगर आप खाने जाते हो तो इसका मतलब है कि आपको उनके प्रति इतना तीव्र अटैचमेंट है, तीव्र राग है कि आप दुनिया की चिंता नहीं करते हो, खुद की बॉडी की चिंता नहीं करते हो, फिर भी करते हो। तो उस चीज से प्रॉब्लम। ध्यान में आई बात? चलिए, आज मैं ये दो ही चैप्टर कवर कर रहा हूं, इसके आगे का अपन कल करेंगे। और आज की क्लास की समरी कौन करना चाहेगा? या फिर एक और ले लूं मैं चैप्टर? हाँ सर। नहीं रहने देता हूँ, अभी कई लोगों का ना सिर्फ कल के दिन लोग नहीं आएंगे, इसलिए आज रहने देता हूँ। कल आ जाए तो बेटर है। चलिए, आज की क्लास की समरी मितेश जी करना चाहेंगे? नहीं, रुको, मैंने ऑलरेडी असाइन किया हुआ था। आज किसकी लॉटरी थी? हाँ, राजश्री जी। हाँ सर। आज आपकी लॉटरी है। हाँ सर, पहले तो हमने 16 सोपान देखे और उसके बाद 16 सोपान के बाद
जैन श्रावक के 8 मूल गुण और सदाचार का पाठ। हाँ राजीव जी बताइए। और सर हमने तो 16 सोपान देखे। 16 सोपान के बाद ग्रह ये जैन श्रावक के मूलगुण देखे और वो मूलगुण के बाद सदाचार का पाठ देखा और मध्य मास मधु जैन श्रावक का 8 मूलगुण में मध्य मास मधु, 5 औदुंबर फल और अत्रस हिंसा कैसी होती है ये देखा और सदाचार का पाठ देखा, त्रसघात, बहुघात, अनुसेवनशा, अनिष्ट कार्य। मितेश जी आप कुछ इसमें ऐड करना चाहेंगे? हाँ, वो 16 सोपान जो है उसमें हम लोग ने थोड़ा डिटेल में देखा कि उसको कैसे याद करना है, उसका क्या लॉजिक है और वो क्यों इस तरह से बनाया गया है। और उसमें 10 और ऐसे 2 भाग किए हुए हैं। तो पहले तो उस पे आता है बोर्ड कार्य, उसके बाद आता है कि पूर्व मूल्यांकन और प्रश्नोत्तर। और अगर पहला क्लास है तो हम इंट्रोडक्शन देते हैं, अगर क्लास हो चुकी है तो होमवर्क वगैरह चेक करते हैं। फिर उद्देश्य वाचन होता है कि क्लास का क्या ऑब्जेक्टिव है, आज क्या सिखाने वाले हैं। पूर्व मूल्यांकन का महत्व ये है कि शिक्षक को पता चले कि अभी तक स्टूडेंट्स ने कितना प्राप्त किया है, उनको कितनी समझ में आया है और उस हिसाब से फिर आगे बढ़े। अगर पहले का नहीं समझा है तो फिर वापस उसको समझे। फिर उद्देश्य वाचन होता है। फिर आदर्श वाचन में 3 स्टाइल होती है, गद्य, पद्य और संवाद। जिस हिसाब से वो पाठ है उस हिसाब से पहले टीचर बोलते हैं। अगर बड़े बच्चे हैं तो सीधा उसको मतलब कह सकते हैं स्टूडेंट को पढ़ने के लिए। फिर अनुकरण वाचन होता है जिसमें स्टूडेंट्स को बोलते हैं पढ़ने के लिए। फिर प्रश्नोत्तर होता है, तो प्रश्नोत्तर में पता चलता है कि कितना समझ में आया, क्या क्या समझ में आया, सभी लोगों को पूछने में आता है। और फिर उसके बाद होती है व्याख्या। और फिर व्याख्या के बाद प्रश्नोत्तर होता है, फिर सारांश, फिर समापन और फिर होमवर्क दिया जाता है। सॉरी मैं म्यूट था। हाँ मैं ऑडिबल हूँ? ओके हाँ, और कोई पॉइंट जो मिस किया? इन्होंने व्याख्या मिस कर दिया इन्होंने, आई थिंक सो। तो जब स्टूडेंट्स ने अनुकरण वाचन कर लिया तो उसके बाद व्याख्या का मतलब है एक्सप्लेनेशन, जिसके लिए इसमें 2 वो दिए हुए। एक तो सामान्य व्याख्या, इसमें मोटा मोटा क्या भाव था, उसमें शब्दार्थ भी कर सकते हैं, बट मेनली क्योंकि हम यहाँ शब्द नहीं पढ़ा रहे तो उसका भाव क्या था वो बताना है। और उसके बाद विशेष विश्लेषण है, विचार विश्लेषण। उसमें भी हमें स्टूडेंट से पहले उनको वो 3 दिए हुए, मूल्यांकन और संवाद और स्पष्टीकरण। तो मूल्यांकन में हम स्टूडेंट से पूछकर उनसे हम जज कर लेते हैं कि इन्होंने कितना समझा। तो अगर उन्होंने कोई पॉइंट्स छोड़ दिए हैं तो उनको हम या तो खुद बता के या किसी और से निकलवा के तो उसको पूरा करते हैं। और आई थिंक स्पष्टीकरण, अभी एग्जैक्टली मुझे दोनों का डिफरेंस नहीं पता, बट इन तीनों से हम विचार विश्लेषण भी कर लेते हैं। तो ये प्रश्नोत्तर के बाद मतलब
व्याख्या, अनुकरण के बाद व्याख्या आ गया, और उसके बाद हम प्रश्नोत्तर रख लेते हैं कि एक्सप्लेनेशन के बाद प्रश्नोत्तर। अब प्रश्नोत्तर से आगे क्या कैसे हो तो मैं कल समझाऊंगा। यहाँ तक अभी हमने सीखा है। यहाँ पे कोई और कुछ ऐड करना चाहेगा? स्पष्टीकरण के अंदर कुछ कुछ पॉइंटर्स मिस हुए हैं। एक थे आपके टेक्निकल वर्ड्स, पारिभाषिक शब्द, उनको एक्सप्लेन किया जाता है। ध्यान में आया? जीवन उपयोगी जीवन में प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे अप्लाई करें वो भी समझाया जाता है, मतलब या तो पूछा जाता है। ठीक है, परफेक्ट। तो एक बार आप लोग ये पूरा रीड करके आइएगा। पल्लवी जी आप म्यूट पे हो तो मेरे को सुनाई नहीं देगा। सॉरी नहीं, एक आप भ्रामक बता रहे थे जो आप हमेशा हमको डेमोन्स्ट्रेट करते हो। वो तो मेरी फेवरेट है। और आरंभ भी सीखा था सर, आरंभ के एग्जाम्पल। वो होमवर्क था भाई। सर मेरा एक क्वेश्चन है, जो आपने वो टेबल बताया था ना, क्रोध मान माया लोभ विद द लाइक द टाइमिंग वाला, उसका इन्फरेंस, व्हाट आर वी ट्राइंग टू इन्फर फ्रॉम दैट? ये नहीं समझा था। आप ये इन्फर करने वाले हो कि अगर आपने, मैं आपको हर एक मिनट का हिसाब किताब नहीं बोल रहा, लेकिन आपने एक मोटा मोटा आज पूरे दिन का आपने देख लिया कि आपका बैलेंस कैसा है, अकाउंट बैलेंस कैसा है। तो अगर आपने वो चीज समझो 1 महीने तक किया तो आपको समझ में आ जाएगा इस महीने में अगर आपकी आयु बंदी तो आप कौन सी गति में जाओगे। हाँ जी, हाँ जी, यस सर। सो मेरा एक और क्वेश्चन है ऑन द सेम नोट। मैंने ना कल पढ़ा था रिगार्डिंग द 4 आयुस। I'll just go there. It was very interesting, but does it apply here? ये मुझे आपको पूछना था सर। Okay, 1 second. उसमें लिखा था कि जैसे नरकायु के आश्रव के विशेष कारण, सो जैसे मिथ्या दर्शन सहित आचरण करना, सो will all this also amount to go to नरकायु? Yes, that is exactly what will amount to go to नरकायु। जैसे अत्यधिक, ये तो ठीक है, सबको पता है अत्यधिक मान करना, पर निर्दयता के परिणाम दूसरे जीवों को दुख उत्पन्न करना, फिर मैथुन में अतिराग, तो इसमें से बहुत सारी चीजें मुझे पता नहीं थी। तो मे बी मेकिंग अ टेबल ऑफ दिस विल रियली हेल्प। यू शुड। अभी एक्चुअली मैंने इस चीज के ऊपर इतना ज्यादा फोकस इसलिए नहीं किया क्योंकि आप लोगों ने जो टेबल बनाई है वो ऑलरेडी जो किताब में जितनी है उतनी तो आप लोगों ने बना लिया और 2-4 एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी दे दिए हैं। तो अब इसमें क्या होता है कि आप जब बालबोध भाग 2 पढ़ाओगे तो उनके लिए उतना काफी है, बट अगर आप आपके खुद के नॉलेज के लिए डीप डाइव या अच्छे क्रॉस रेफरेंसेस करके आप सीखना चाहते हो तो इट इज ऑलवेज बेटर। क्योंकि क्या होगा कल के में जब स्टूडेंट्स आपसे क्वेश्चन आंसर्स करेंगे तो आप उनको फिर डिटेल में भी बता सकते हो। वो मतलब ये ऐसा है कि अभी जैसे मैं आपको समझाता हूँ, कोई चीज सिखाता हूँ, तो किताब में जितनी चीज दी है उतना तो मैं आपको उतना तो मेरे को कंपल्सरीली मैंडेटरीली आपको सिखाना नहीं है। लेकिन कभी कोई बात ओपन होती है तो मैं आपको बाकी का भी एक्स्ट्रा ज्ञान भी दे देता हूँ आउट ऑफ कोर्स। बिल्कुल, अगर मेरे पास है तभी दे पाऊंगा ना। बिल्कुल सर, परफेक्ट। तो मुझे ये लाइक द 16-17 पॉइंट्स बट वेरी इंटरेस्टिंग, जैसे साधु की निंदा करना, तीर्थंकर की आज्ञा के विरोध, ऑल दिस अमाउंट्स टू नरकायु के आस। तो आप ये जो लिस्ट बनाई है कि कौन सी चीज कौन सी आयु पे लिख के जाती है, ओके, हाँ जी, तो शेयर कीजिए। तो क्या होगा ना, बाकी के भी लोग जो ग्रुप में है ना उन सबको भी वो मिल जाएगा। हर एक जन इतने एफर्ट्स या इतना वो सब नहीं कर पाता है, तो आप जब करेंगे तो वो एक ग्रुप लर्निंग हो जाएगी। श्योर सर, मैं कल तक शेयर कर दूंगी। हिंदी में कर दो पल्लवी आप। हाँ जी, ये हिंदी में ही है। मैं बस एक्सप्लेनेशन इंग्लिश में मैं कर सकती हूँ, पर ये तो हिंदी में ही है। हाँ ठीक है, ठीक। हाँ जी, ओके। एक और चीज मैं हेड्स अप दे रहा हूँ, समझ लो 4-5 दिन के बाद अब आपको बड़े होमवर्क, जो एक्चुअल होमवर्क है ना, जिसके एग्जाम में मार्क्स है, वो भी मिलने चालू होंगे।
और वो जब मिलने चालू होंगे तो आप लोगों को मैं ये बोलूंगा, यू विल नीड टू डू ग्रुप एक्टिविटी। सब लोग साथ में मिलके बनाओगे तो इजीली बन जाएगा। इंडिविजुअली करोगे तो आपको चैलेंजेस ज्यादा आएंगे। चैलेंजेस ये आएंगे कि आपको आपकी गलती नहीं पता चलेगी। तो ये क्लास के एडिशन में आप लोग आपस में ही एक आध घंटे का और एक आध जूम कॉल की आप सेटिंग कर लीजिएगा कि कब आप सबको कंफर्टेबल हो। तो वो एक आपका, जैसे हम लोग का वहाँ पे प्रैक्टिकली जब होता था तो वहाँ पे हम लोगों की रात को हम लोग सब लोग बैठ के 12-12 1-1 बजे तक हमारा ग्रुप डिस्कशन और ये सब चलता था, जो भी आप लोगों का यहाँ पे मिसिंग हो रहा है। तो उसको कैसे आप लोग कवर अप करना चाहते हो वो आपका डिसीजन है। ठीक है, चलिए जिनवाणी स्तुति कौन करना चाहेगा? सर मैं कर लेती हूँ। हाँ जी। जिनवाणी भारती तो दिन रहे, जो तेरा शरणा रहे तो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान से तुझे लो खालो, तो वाणी सकल मोह सदा देत हो। चलिए, जय जिनेंद्र।